सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों को संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। रेणु जी आपको भी बहुत बहुत हमारा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और सभी श्रोताओं को मेरा भी यानी रेणु चतुर्वेदी का भी नमस्कार। संगीता नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत भी है सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में। जी हाँ जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आज जिन विषयों को लेकर हम सखी सहेली कार्यक्रम में बात करने वाले हैं उसमें खिलाड़ी रीना शाह के बारे में बताएंगे। जी हाँ। और करियर भी है, आज करियर का दिन है तो जाहिर है कि डाक विभाग में हमारे करियर की क्या संभावना है इस पर बताएंगे हम। और आज का जो मौसम है फल सब्जियों का, सभी हमारे साथियों ने भी लिखकर भेजा है कि बहुत अच्छा सुहाना मौसम है, प्रचुर मात्रा में फल सब्जियां आ रही हैं, तो इनके बारे में बात करेंगे। और जिन चीज़ों से ये सब बातें हम लेकर आ रहे हैं यानी बहुत विचार विमर्श के बाद लेकर आ रहे हैं, तो वो विचारों का बक्सा क्या है जी। और साथ ही साथ राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस भी है आज, तो जी। इस सिलसिले में भी हम अपने श्रोताओं को बताएंगे और उनसे भी उनकी राय जानेंगे। जी हाँ, कि ऊर्जा संरक्षण कितना महत्वपूर्ण है और किस किस तरह से हम अपनी जो ऊर्जा सीमित है, संसाधन है, उनको कैसे हम संरक्षित कर सकते हैं। लेकिन रीना शाह की अगर हम बात करें तो ऐसी खिलाड़ी पहली पेशेवर महिला पोलो खिलाड़ी है ये, और एक मतलब जिसको कह सकते हैं ना कि बहुआयामी व्यक्तित्व है इनका। डिजाइनर भी हैं, एक बिजनेस वुमेन है यानी व्यवसाय भी देखती हैं, और बहुत अच्छी ड्रमर भी हैं यानी कि संगीत में रुचि, और साथ साथ वाद्य यंत्र यानी ड्रम बजाती हैं, उनकी खासी रुचि है। और मानती हैं वो कि एक बार जब आपने अपने जुनून और पैसों की खोज कर ली है तो सफलता आपके पीछे पीछे आती है। ये मुंबई में रहती हैं और रहती तो नहीं थी, जब मुंबई ये खेल देखने के लिए आई संगीता, तभी उन्हें इस खेल से प्यार हो गया और पोलो के मैदान में सरपट भागते हुए घोड़ों ने उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, बल्कि यूं कहें कि बिल्कुल बांध लिया उनको, है ना। हाँ, बड़ा ही खूबसूरत खेल भी होता है। जी। तो पोलो एक पेशेवर खेल है जिसमें ज्यादातर पुरुष ही भाग लेते हैं। इस पेशेवर खेल को जो हमारी सखी हैं रीना शाह, इन्होंने 38 साल की उम्र में अपनाया और लगभग 1 साल का समय घुड़सवारी सीखने में लगाया। वो कहती हैं कि मैं हमेशा एक कठिन खेल खेलना चाहती थी, लेकिन पोलो के बारे में कभी नहीं सोचा। घोड़ों ने मेरा दिल जीत लिया, बल्कि बांध लिया, और इनकी जो दिल की लगाम थी वो चली गई घोड़ों के पास। और ये इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस समय उनकी चर्चा करना, क्योंकि उस समय हमारे देश में इस खेल में महिलाएं नहीं आ रही थीं, और इन्होंने जैसा कहती हैं कि मैं कभी घोड़े पर बैठी भी नहीं थी, ये बड़ी ख़ास बात है। और इसके लिए रीना शाह को पहले घुड़सवारी सीखनी पड़ी और लगभग 1 साल लगे, जो सामान्य घुड़सवारी से काफ़ी अलग है। क्योंकि आप कहती हैं कि मुझे पता था कि हमारे यहाँ कोई भी पोलो स्कूल नहीं है, इसलिए 1 महीने के लिए फिर इन्हें अर्जेंटीना जाना पड़ा और फिर वहां से इंग्लैंड, और तब इस तरह से उन्होंने अपना कहना चाहिए ना कि अपना शौक पूरा किया और उसको आगे बढ़ाया, या उस दिशा में आगे बढ़ी है। जी। और रीना ने एक पोलो स्कूल भी खोला है। आज उनकी पोलो टीम में बड़े ही दिग्गज खिलाड़ी हैं। वो ये भी कहती हैं कि भले ही उन्हें किसी स्पष्ट पूर्वाग्रह का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन यह स्पेस पुरुष प्रधान था और चुनौतियों का सामना सेट था। जब वो घोड़ों से गिर जाती थी तो उन्हें बड़े मजाक का सामना भी करना पड़ता था, लेकिन रीना इससे भी एक चुनौती मानती हैं। भाई देखो, तभी तो यहाँ पहुँच पाई। और वैसे भी जहाँ पर सिर्फ पुरुष हों और कोई महिला घोड़े से गिर जाए तो जाहिर है कि मजाक तो बनेगा ही, लोगों को मौका मिलना चाहिए। और यूं भी माना जाता है कि घुड़सवारी सिर्फ पुरुषों के लिए है, लेकिन रीना शाह और भी बहुत हमारी बहनों ने ये साबित कर दिया कि कोई भी क्षेत्र हमसे अछूता नहीं है। तो रीना ने पहले एक छोटा सा टूर्नामेंट खेला, इससे उनका विश्वास बढ़ा, फिर उन्हें लगा कि कुछ भी असंभव नहीं है। इसके तुरंत बाद रीना शाह प्रशिक्षण लेने जयपुर चली गई। उनका हौसला कभी डिगा नहीं, और कहती हैं कि मैं कई महिलाओं को प्रेरित करने की कोशिश करती हूँ और आशा करती हूँ कि हमारे यहाँ कई और महिलाएं इस राजसी खेल को जरूर खेलेंगी। जी। रीना ने प्रशिक्षण पूरा करने के बाद मुंबई में पहला 4 गोल का टूर्नामेंट खेला, जिसमें उन्हें कुछ चोटें भी आई और उनके घोड़े को जोर की पटक लगी, यानी कि जाहिर है जब घोड़ा गिरा होगा तो उन्हें भी बड़ी चोट लगी। लेकिन खेल खत्म होने के ठीक 2 मिनट पहले
वो घोड़े पर वापस आईं और गेम जीता। उन्हें तब महसूस हुआ कि वो इस खेल की कितनी दीवानी है और इस टूर्नामेंट में उन्हें गिरने से फ्रैक्चर हुआ और पीठ में काफी चोट आई। भाई केवल उन्हें तो पता चला ही कि वो कितनी दीवानी है, लेकिन बातचीत से हमें भी पता चल रहा है और श्रोताओं आपको भी पता चल रहा होगा, क्योंकि चोट से उबरने के बाद वो फिर इंग्लैंड ट्रेनिंग के लिए चली गई, क्योंकि कुछ प्रैक्टिस और टूर्नामेंट वहाँ भी चल रहे थे। रीना ने अपने से भी कम उम्र के खिलाड़ियों से हमेशा टक्कर ली और उनका संघर्ष भी बहुत बड़ा था। वो कहती हैं कि मैं ये खेल खेलने वाली बहुत कम महिलाओं में से एक हूँ। मैंने साबित कर दिया कि लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है और इसमें उम्र कभी बाधा नहीं होती। यहाँ पर कम उम्र के खिलाड़ियों से टक्कर लेने का दोस्तों आप मतलब समझ रहे हैं, क्योंकि घुड़सवारी में कम उम्र के लोग ज्यादा तेज तर्रारी से चलते हैं और इन्होंने तो बहुत काफी ज्यादा उम्र में आकर शुरुआत की इस खेल की, और वो भी पुरुष वर्ग। जी हाँ, बिल्कुल। तो वो ये भी कहती हैं कि हमेशा बड़ा सपना देखें, लेकिन इसे ईमानदारी, कड़ी मेहनत और दूसरों के प्रति दया की भावना रखते हुए पूरा करें। और ये भी कहती हैं कि कोई शॉर्टकट नहीं है। मैंने जीवन में जो कुछ भी किया वो कड़ी मेहनत के साथ किया, त्याग और जीवन का लक्ष्य इसे बनाया, लक्ष्य हासिल किया। तो आप भी लक्ष्य निर्धारित करें, मेहनत करें और सफलता अपने आप ही आएगी, ऐसा रीना शाह कहती हैं। और रीना शाह कहती हैं, या उनकी सफलता को देखकर हम ये मान सकते हैं, क्योंकि 38 साल की उम्र में आप कोई इस तरीके का खेल शुरू करें तो बड़ा मुश्किल है, बहुत आश्चर्यजनक है, लेकिन साबित करके दिखा दिया। और दोस्तों हम इसीलिए इनकी बातें आपको बता रहे हैं ताकि प्रेरणा आप ले सकें और बहुत कुछ कर सकें। फिलहाल हम गीत सुनवा सकते हैं, है ना?
जमी तो जमी आसमां पा लिया है, लेकिन जमी और आसमां से पाने के लिए बड़ी कुर्बानी करनी पड़ती है। कुर्बानी तो करनी पड़ती है, लेकिन फिलहाल जो हम लोग प्रकृति हमें देती है, तो मतलब हमें देती जा रही है, हम लेते जा रहे हैं, चाहे वो जमीन हो या आसमां हो। तो आसमां से हम बहुत कुछ ले रहे हैं, जमीन से बहुत कुछ ले रहे हैं, हवाओं से बहुत कुछ ले रहे हैं। जी बिल्कुल, पूरी जिंदगी ही ले रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसे संसाधन हैं जो समाप्ति की ओर भी हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस इसीलिए मनाया जाता है 14 दिसंबर को, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, क्योंकि जो भी ऊर्जा है वो बहुत सीमित संसाधन है, जैसे कोयला, गैस, पानी, जिसमें बिजली बनाई जाती है, पेट्रोल, ये सब जो हैं, इनको हमें किस तरह से बहुत सूझबूझ के साथ इनका प्रयोग करना चाहिए, उन्हें बचाना चाहिए जी, है ना? और इसी संदर्भ में हमारे एक श्रोता ने लिखते हैं कि ऊर्जा का अत्यधिक महत्व है, अतः इसका संरक्षण भी जरूरी है। बिला वजह बिजली की खपत न की जाए, सही समय पर और सही उपयोग करते हुए उचित मात्रा में ही बिजली का उपयोग सही होता है। बिना ऊर्जा के कुछ भी संभव नहीं, ना कल कारखाने, ना घर में रोशनी, ना सड़कों में, ना गलियों में रोशनी। और आज ऊर्जा के स्रोत भी खत्म हो रहे हैं, जैसे कोयला खत्म हो रहा है, गैस खत्म हो रही है, जिनसे ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऊर्जा अर्थात शक्ति। अभी ऊर्जा का मुख्य स्रोत आने वाले दिनों में सूरज रहेगा, क्योंकि अभी सौर ऊर्जा का चलन बढ़ रहा है। इससे प्रदूषण भी कम होता है, पर्यावरण का संतुलन भी बना रहता है और पर्यावरण स्वच्छ भी रहता है। कोयले से जहां वायु प्रदूषण फैलता है, वहीं ऊर्जा के माध्यम अर्थात सूर्य से कोई भी पर्यावरण को क्षति नहीं होती, ऐसा लिखते हैं। तो क्या बात है, बिल्कुल सही आपने कहा। और जो सीमित संसाधन है, जैसे हम बात कर रहे हैं, चाहे लकड़ी हो, पेट्रोल हो, इन सब चीज़ों को हमें समझ बूझ के खर्च करना चाहिए। और जैसे गैर पारंपरिक जो स्रोत हैं, अब उनकी ओर लोग ध्यान दे रहे हैं, जैसे सौर ऊर्जा की आपने बात की। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें कि किस तरह से हम बचा सकते हैं जो भी हमारे पास है, क्योंकि तुरंत बिजली के लिए अगर हम बात करें तो सब लोग सोलर पैनल लगवा सकें, इतना संभव नहीं है। लेकिन उसके लिए जैसे चिन्हित जो विद्युत उपकरण हैं, उन्हीं का प्रयोग करें, जो ISI मार्क वाले हैं। इसी तरीके से सामाजिक आयोजन अगर हो सके, शादी ब्याह वगैरह, तो हम दिन में करें तो ज्यादा बेहतर है जी, है ना? हाँ, और जहाँ घर में, दफ्तर में, सभी जगह जहाँ पर पंखे, लाइट्स और बिजली के यानी कि उपकरण या AC वगैरह हैं, या फ्रिज भी हम चलाते हैं। कई बार ऐसा भी देखा जाता है रेणु जी कि फ्रिज में सामान ज्यादा हो या ना हो, वो चल रहा है। AC में कमरे में कोई बैठा हो ना हो, लेकिन फिर भी चला देते हैं, और जो इससे होती है, जो ऊर्जा की खपत होती है, वो ज्यादा होती है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, बड़ा अच्छा होगा। इसी तरह से कमरों में आप हल्के रंग का पेंट करें, ताकि कम रोशनी या शाम के समय बहुत जल्दी आपको रोशनी की जरूरत ना पड़े, विद्युत ना करना पड़े, बल्ब ना जलाना पड़े और ज्यादा प्रकाश दिखे, तो बहुत कम जरूरत पड़ेगी। तो जाहिर है आपकी भी बिजली की जो बचत है होगी, उसके साथ साथ आपके बिजली का बिल है वो भी कम आएगा, तो आपकी भी तो सीधे पैसे की बचत है ना। जी। और सोलर कुकर और सोलर वाटर हीटर, इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सोलर एनर्जी का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा को भी बचाया जा सकता है। जैसे कई बार तो बहुत बड़े पैमाने पर लगाया जाता है, कई बार छोटे घरों में भी देखा गया है। बिल्कुल। तो हीटर जो कई बार इस्तेमाल होता है रेणु जी, जाड़े का दिन है आजकल, तो हीटर बहुत इस्तेमाल करते हैं, खाना पकाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, पानी गर्म करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जाड़े में जो कमरे का तापमान होता है, उसके नियंत्रण के लिए भी जो हीटर है उसका इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग तरीके के जो विद्युत से चलते हैं हीटर, उनका भी उपयोग होता है। तो इसे भी अगर सावधानी से किया जाए, यानी कि जरूरत जहां है वहां करें, और जरूरत नहीं है तो फिर उसे बंद रखें और कोशिश करें कि आपका खान पान ऐसा हो कि आपको हीटर की जरूरत ना पड़े। और दिन में अगर आप धूप की रोशनी में बैठेंगे, सूर्य की रोशनी ग्रहण कर लेंगे, तो आप रात तक अंदर तक गर्माहट बनी रहती है। ये आपने अनुभव जरूर किया होगा, भाई हमने तो किया है जी। ठंड में तो लोग रजाई में वैसे ही घुस जाते हैं। हाँ, लेकिन भाई धूप तक भी, छत तक भी चलना न पड़े, जाना न पड़े, ऐसा भी होता है। लेकिन दिन में अगर आप धूप का अच्छे से सेवन करेंगे तो बाकी फायदे तो हैं ही आपको। रात के समय आपको इस तरह से बहुत ज्यादा हीटर आदि की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी की तरह अगर हम बात करें, तो अगर हम ईंधन की बचत की बात करें, तो बहुत कम दूरी के लिए आपको कोई यात्रा तय करनी है तो कोशिश करें आप पैदल जाएं या साइकिल का प्रयोग शुरू कर दें। और कम से कम साइकिल का प्रयोग तो बहुत आसानी से आप
आप कर सकते हैं, क्योंकि दूध लेना हो, सब्जी लेनी हो, ये सुबह ब्रेड है, कुछ भी चीज़ अगर खरीदनी होती है तो हम तुरंत कोई ना कोई वाहन लेते हैं जिसमें कि पेट्रोल खर्च होता है। तो कृपया आप ऐसे करें। उसके संग संग मोबाइल चार्जर है या कोई और भी चार्ज करना है, लैपटॉप है, टैबलेट है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको चार्ज करना होता है, हम लगा रहने देते हैं। तो आप ध्यान दें कि उनको उतनी ही देर आप चार्ज करें, जितने में अगर चार्ज हो जाए तो उसको आप बिजली से हटा दें। जी, और एक चीज़ और है जी कि आजकल देखिए ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। कई जगह तो ऐसी होती है कि पूरी पूरी हिम से भरी हुई रहती है, तो वहाँ काफ़ी अंधेरा भी हो सकता है सड़कों पर, क्योंकि बिजली के तार वगैरह जो होते हैं उससे प्रभावित हो सकते हैं। तो जो प्रकृति है उसे भी बचाना बड़ा ज़रूरी है। कभी कभी जैसे कई बार ठंड में देखा जाता है कि लोगों को लिट्टी बनाने का बड़ा मन करता है, तो कंडी वगैरह है या लकड़ियाँ हैं, तो ऐसे में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो सूखी हुई जो लकड़ी होती है उसका ही इस्तेमाल करें, या उसको गर्मी के दिनों में ही कई जगह पे जमा करके रख लिया जाता है कि उसे जाड़े में इस्तेमाल किया जा सकेगा, खासकर ऐसी जगहों पर जहाँ ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है। जी हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है और आपको भी आसानी होगी, आपका काम बहुत आसानी से होगा, जल्दी से होगा। सूखी लकड़ी रहेगी तो जल्दी से जलेगी भी। और इसके संग संग जैसे नहाने की अगर हम बात करें तो शावर लेने से, यानी अगर आप घर में शावर लगा है उससे बेहतर आप बाल्टी से अगर नहाते हैं तो कम पानी प्रयोग में आता है, कम बर्बाद होता है पानी। तो इस तरह से आप पानी की भी बचत कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का ख्याल रखें और अनावश्यक रूप से बहुत बड़ा, जितना आपका परिवार है उतना ही बड़ा पानी गर्म करने वाला हीटर हो उतना ही बड़ा लगाएं। बहुत बड़ा हम लगा लेते हैं तो ज़्यादा पानी गर्म होता है, समय ज़्यादा लगता है और फिर उतना ही बर्बाद भी होता है। तो इस तरह से हम अपने परिवार के हिसाब से ही हीटर आदि का भी प्रयोग करें, उनकी साइज़ का। और टेलीविज़न आदि तो बड़े हम आसानी से चलते रहने दे देते हैं, हम सोचते हैं कि सब ठीक है, चल रहा है, मिक्सी है, ये सब चीज़ों का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। और लकड़ी है, इसी तरह से लकड़ी के लिए अगर हम बात करें तो कोशिश करें कि हम फर्नीचर आदि जो प्रयोग में लाते हैं वो लकड़ी के फर्नीचर कम से कम प्रयोग में लाएं तो बेहतर होगा, है ना? जी। और साथ ही साथ जो बिजली है उसकी खपत कई बार हम देखते हैं कि जब बनती है बिजली तो पता ही है सबको कि पानी से भी बनती है बिजली, पानी से बिजली बनती है। तो जब हम पानी को भी बचाएंगे तभी जो वाटर रिजर्वायर्स रहते हैं उनमें ज्यादा पानी रहेगा, या नदियां हैं तो उनके पानी पर फर्क नहीं कम पड़ेगा। तो इस तरह से पानी की बचत भी एक तरह से कह सकते हैं कि बिजली की बचत हो सकती है। पानी की बचत तो सीधे सीधे होनी चाहिए, क्योंकि हमें पीने के लिए भी उसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि प्यास के लिए कोई भी और उसका विकल्प नहीं है हमारे पास। पानी से ही प्यास बुझती है, चाहे आप कितना भी कुछ अच्छा खा लें कर लें, लेकिन अगर जब प्यास लगती है तो फिर तो पानी ही हम ढूंढते हैं ना। तो पानी बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी बचत करें। तो इन सब चीज़ों का अगर हम ख्याल रखते हैं तो हमारी सेहत भी अच्छी रहती है। और बाकी जो हमारे ऊर्जा संरक्षण का जो दिन है, यानी आज का खास दिन, हम इसीलिए मनाते हैं कि इन सब चीज़ों पर एक बार फिर विचार करें हम। और विचार करते करते, गीत सुनते सुनते और विचार करते रहते हैं। बिल्कुल। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम। जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम। जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। चाहत ने तेरी मुझको कुछ इस तरह से घेरा, दिन को है तेरे चर्चे, रातों को ख्वाब तेरा। तुम हो जहाँ वहीं पर, रहता है दिल भी मेरा, बस एक ख्याल तेरा, क्या शाम क्या सवेरा।
मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। अब करीब आए, मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। तो अब तो तुम आजमा न छोड़ो, दिल को चुरा के मेरे आंखें चुरा न छोड़ो। मुझको बना के अपना, बातें बना न छोड़ो, मैं कब न थी तुम्हारी, लेकिन सता न छोड़ो। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। वाह, क्या बात है जी। दिल की बात जब आती है तो कुछ ऐसे ही गीत सामने आते हैं, लेकिन जब फिल्म भी ऐसी थी दिल तेरा दीवाना। कौन सी फिल्म? दिल तेरा दीवाना। दिल तेरा दीवाना। और हमारे बहुत सारे साथी जिनके हम दीवाने हैं, जो हमारे दीवाने हैं, उनके लिए हम करियर की बात अगर करें तो चिट्ठियां जो होती हैं वो भी कहीं ना कहीं दीवाना बनाती थी और आज भी बनाती हैं जब पुरानी चिट्ठी मिल जाती है तो। जी, लेकिन पैगाम लेकर जाती हैं और आती भी तो लोगों को कितना, जी बिल्कुल लेकर आती हैं और कितना लोगों को इंतजार रहता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब कहाँ रह गया वो इंतजार। अब तो बस पुराने खत आप निकालिए और पढ़िए और उसका मजा लीजिए। जी हाँ, तो अब तो वो सब यादों में बदल गए हैं, लेकिन डाक विभाग अभी भी बहुत काम कर रहा है। तो जाहिर है कि इसमें हमारे साथियों के लिए अभी भी बहुत अच्छा विकल्प है कि यहाँ नौकरी की जाए। डाक विभाग में बहुत सारे पद हैं जिनके लिए अलग अलग चयन प्रक्रिया होती है। पहले लिखित परीक्षा होती है, स्किल टेस्ट होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर कॉन्फ्रेंस मीटिंग होती है। डाक विभाग सरकारी है और इसकी कार्य प्रणाली में भी आजकल वैसे तो काफ़ी बदलाव आया है। वर्तमान समय में भी डाक विभाग में बैंक वर्क, पार्सल भेजने के साथ साथ सरकार कई और कामों को भी संचालित करती है, जिससे आज का डाक विभाग जो है इसकी अहमियत काफ़ी बढ़ गई है और अलग तरह से काम हो रहा है। और अभी इसमें नियुक्तियां थोड़े दिन पहले हुई भी हैं और आगे भी होंगी। जी। और 10वीं और 12वीं के बाद डाक विभाग में विभिन्न पदों की भर्ती होती है। यानी स्नातक में तो स्नातक करने के बाद तो होती ही है, लेकिन 10वीं और 12वीं के बाद भी आप इसमें दे सकते हैं अपनी अर्जी। साथ ही स्नातक और स्नातकोत्तर के बाद भी विभिन्न पदों पर भर्ती होती है। आप कोचिंग या फिर पोस्टल रिक्रूटमेंट बुक लेकर के, यानी कि किताबें भी बहुत सारी आ गई हैं जी। अगर आप नहीं जाना चाहते कोचिंग वगैरह तो उनसे लेकर तैयारी कर सकते हैं। और पुराने जो प्रश्न पत्र होते हैं उन्हें देखिए हम लोग बड़ा संभाल के रखा करते थे। तो मानी हुई बात है कि जब किसी परीक्षा की आप तैयारी करते हैं, उसमें भाग लेते हैं, तो पुराने प्रश्न पत्र को भी जरा सा देखें और उन्हें पहले से ही रख लें संजो कर। ना हो तो जिन्होंने दिया है एग्जाम्स उनसे आप लेकर के रख सकते हैं। जी हाँ, तो उससे बड़ा सहारा मिलता है। बिल्कुल सही बात है।
और एक ट्रेंड पता चल जाता है कि उसकी किस तरीके के प्रश्न आते हैं और किस तरह से उनका जवाब देना है। कई बार तो कहना चाहिए कि 20-25% तो तैयारी सिर्फ आप प्रश्न पत्रों का 10 वर्ष के आप अगर आकलन करें तो काफ़ी तैयारी हो जाती है। आपका माइंडसेट वैसा हो जाता है कि आपको किस तरह के प्रश्नों का सामना करना है परीक्षा में। और उसमें एक बात और भी बड़ी ध्यान देने वाली होती है रेणु जी, कि उसके ऊपर समय लिखा रहता है कि आप इस प्रश्न पत्र को इतने समय में आपको सॉल्व करना है। तो जब आप बैठने जाते हैं एग्जाम के लिए तो उस समय भी आपको काफी सहूलियत होती है कि भाई आपको पता है कि इतने देर में आप प्रश्न पत्र को आपको हल कर लेना। जी हाँ, पाठ्यक्रम की जानकारी हो जाएगी। इस तरीके से आपको हर तरह से आयु सीमा, जैसे कि अन्य विभाग के लिए 18 वर्ष से 35 वर्ष तक, और जो बाकी अन्य सरकारी नियमों के हिसाब से, आरक्षण के हिसाब से छूट है वो भी है इसमें। कुछ जो होती हैं सीट्स जो होती हैं रिजर्व होती हैं, जैसे हमने कहा आरक्षण के लिए उनका अलग अलग मानदंड है, सरकारी नियम के हिसाब से होती है। कुछ पदों के लिए कंप्यूटर की जानकारी और कोर्स अनिवार्य होता है। तो डाक विभाग हमारा सबसे पुराना और बहुत उपयोगी क्षेत्र है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अलग अलग अधिकारी होते हैं जिनकी संख्या जो है उपयोगिता के हिसाब से कम और ज़्यादा होती है पदों की, तो उसी हिसाब से पोस्ट निकलती हैं। हाँ, और पोस्ट भी अलग अलग होती हैं। तो आप जिस पोस्ट में भी जाना चाहते हैं उसे अपने हिसाब से वेबसाइट पर देख लें कि अगर उस पोस्ट के लिए आप इच्छुक हैं तो आप फिर बोलें। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ हो गए, मेल गार्ड, डाक सेवक, पोस्टमैन, ब्रांच असिस्टेंट, पोस्ट मास्टर्स और ब्रांच पोस्ट मास्टर, यानी कि पोस्ट मास्टर एक अलग हो गए, एक ब्रांच पोस्ट मास्टर अलग हो गए। और सॉर्टिंग असिस्टेंट जो मुझे लगता है कि छांटते हैं पत्रों को, जी वो होते हैं। और इस तरह की जो पोस्ट होती है वो निकाली जाती है। जी हाँ, और सामान्य जानकारी की अगर हम बात करें कि पढ़ाई में आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए, तो जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, रीजनिंग और भी जो कोर्स हैं, गणित से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स, सामान्य ज्ञान हो गया। इसी तरीके से इसमें परीक्षा देनी होती है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछे जाते हैं, स्किल टेस्ट भी होता है। तो कुछ इस तरह से अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आपके लिए क्या कहना चाहिए वेतनमान होता है। तो ऐसा कहते हैं कि 8,000 से लेकर के 32,000 तक हो सकता है, लेकिन अलग मासिक वेतन के साथ साथ जो इसके अलावा भी जो भत्ता वगैरह होता है, जो सुविधाएं होती हैं वेतनमान के साथ दी जाती हैं। और अलग अलग वेबसाइट पर आप जाकर के सर्च कर सकते हैं और अपनी योग्यता के हिसाब से आवेदन कर सकते हैं। और आजकल भी मुझे ऐसा लगता है कि कई जगह पे अगर देखा जाए तो डाक विभाग की जो आने वाला जो साल है उसकी बहुत सारी जो नियुक्तियां हैं होने वाली होंगी, तो बच्चे इस पे अगर सतर्क रहें तो उन्हें बहुत सारा पता चल सकता है। जैसा कि हमने कहा कि शहर में और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग पद होते हैं, तो ग्रामीण डाक सेवक भी होते हैं, उसमें भी अलग अलग पद होते हैं, शहर के अलग होते हैं। तो आपको बराबर देखते रहना होगा, अलग अलग प्रदेश के भी अलग अलग नियम निकलते रहते हैं। तो उनके हिसाब से आप अपने प्रदेश में भी देख सकते हैं कि किस प्रदेश में कितनी वैकेंसी निकल रही है, कितने पद हैं और आपको कहाँ अप्लाई करना है, आप किसके योग्य हैं जी, और किस तरह की तैयारी आपकी है। और अब सखी सहेली कार्यक्रम में रेणु जी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कार्यक्रम जारी रखेंगे।
छोटा सा ब्रेक था, खत्म हो गया जल्दी से। और हम फिर से हाजिर हो गए लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम सखी सहेली। सुनते रहिए विविध भारती, क्योंकि मौसम बदलते रहते हैं लेकिन हमारे कार्यक्रम जो है वो सखी सहेली सोमवार से शुक्रवार तक 3 बजे आपकी सेवा में हाजिर हो जाते हैं हम लेकर। और मौसम के बदलने से क्या होता है, फलों और सब्जियों की जो है ना उनकी भी रंगत बदल जाती है। पूरी बाजार ही कहना चाहिए कि जब सर्दियां आती है तो रंगीन हो जाती है। हरी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, लाल लाल टमाटर, गाजर अपने रंग का आता है, पपीता अपने रंग का आता है ना जी। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पेंटिंग की हो। जी हाँ, ऐसा ही लगता है। बिल्कुल सही कहा। अलग अलग तरह की फल सब्जी। और एक और चीज होती है कि मतलब जो उन्हें सजाने का एक तरीका होता है, हाँ। वो भी बड़ा गजब का होता है। तो उससे भी ऐसा लगता है कि भाई बिल्कुल ठंड का मौसम आ गया है और सेहत से भरपूर जो सब्जियां हैं वो बिल्कुल बाजारों में आ चुकी हैं, आप ले सकते हैं। कुछ प्रतिशत तो हमारी सेहत वहीं बन जाती है जब हम खूब हरी भरी सब्जियां देखते हैं, सफेद मूली देखते हैं, अदरक का अपना रंग होता है, हरी मिर्च का अपना रंग होता है ना, और कुछ ज्यादा गहरा गहरा सा नहीं लगता है। हाँ, क्योंकि ताजी होती हैं और जल्दी खराब नहीं होती, क्योंकि गर्मी के मौसम में ये जल्दी मुरझा जाती हैं, दुखी हो जाती हैं। तो इस समय ये भी खुश रहती हैं हमारी सेहत को खुशहाल बनाने के लिए। तो ये मौसम है हमारे अच्छे सेहत के लिए। मौसमी फल और सब्जियों के सेवन से हमारी सेहत अच्छी बनी रहती है और ये मौसम है कि हम इसमें व्यायाम भी कर लेते हैं, है ना। तो ऋतुओं के बदलने से क्या होता है, हमारे शरीर में भी प्रभाव पड़ता है और हमारे जो है अच्छी सब्जियां खाने से जो है हमारा शरीर जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता भी हमारी अच्छी हो जाती है। जी। और कुदरत भी कुछ ऐसे ही बदलते मौसम में हमारा साथ देती है, क्योंकि जो सब्जियां होती हैं या जो फल आते हैं इस मौसम में, तो उसमें जो गुण होते हैं वो बड़े ही अलग होते हैं। कहते हैं कि औषधीय गुण होते हैं। जी और हाँ। इसीलिए लोग कहते हैं कि जो मौसम की फल और सब्जी होती है उसे खाना चाहिए। और जाड़े का मौसम तो सेहत के लिए कहते हैं कि एक वरदान की तरह है। हाँ। तो जितनी अच्छी अच्छी सब्जियां आती हैं, बहुत अच्छे फल आते हैं, तो आप उनका सेवन करके बिल्कुल तंदुरुस्त रह सकते हैं। जैसे ही मौसम आता है ना तो बस अमरूद, आंवला, सिंघाड़ा, मूंगफली, पपीता, सीताफल, बेर, नींबू, खजूर, मतलब सब आ जाता है। चुकंदर है देखो लाल रंग का, सेब, संतरा, केला, अनार, नाशपाती, सभी औषधीय गुण वाले देखो फल हैं, है ना। तो कितना बचेंगे हम लोग, सेहत तो बनानी पड़ेगी। बिल्कुल। तो आप जरूर इन फलों का बिल्कुल रसास्वादन करें, सब्जियों को खाएं और अपनी सेहत को बिल्कुल अच्छा रखें। और लेकिन एक बात का ध्यान ये जरूर रखना चाहिए कि कुछ कुछ फल ऐसे होते हैं कि जिनकी तासीर बड़ी ठंडी होती है कहते हैं जी। तो उनको सूर्यास्त से पहले ही खा लें तो बड़ा अच्छा है। जैसे अक्सर हम कहते हैं कि केला वगैरह जो है वो सूर्यास्त के बाद नहीं खाना चाहिए, या फिर सेब है या कोई भी ऐसा फल, अंगूर वगैरह जो भी हैं, तो उन्हें नहीं खाना चाहिए। सभी फलों के लिए वैसे भी कहते हैं कि फलों का रस आप सुबह लें। रसों की अगर हम बात करें तो फल का जो सेवन है अगर सुबह नाश्ते के साथ करते हैं तो सबसे अच्छा है ना। और अगर ये मौसम की अगर हम बात करें तो गुड़ अपने आप में बड़ा मज़ेदार लगता है। मूंगफली के साथ जब हम इसका सेवन करते हैं, खासतौर से कुछ लोगों को बहुत कच्ची मूंगफली के जो दाने होते हैं वो भी गुड़ के संग अच्छे लगते हैं, और कुछ लोगों को भुनी हुई मूंगफली। तो जो डायबिटिक हैं उन्हें मीठे से परहेज रखना चाहिए, लेकिन फिर भी गुड़ आप खा सकते हैं। हाँ। लेकिन वो भी सीमित मात्रा में। जी बिल्कुल, अपने जो भी सलाहकार हैं, जो डॉक्टर हैं, उनसे पूछ करके बिल्कुल ले सकते हैं। और गाजर, चुकंदर और पालक का तो कई जगह देखा जाता है कि लोग जूस भी निकालते हैं, साथ ही उसके रस का भी सेवन करते हैं। लेकिन अलग अलग भी आप उसे ले सकते हैं। हाँ। और उसमें जो काली मिर्च वगैरह होती है उसको भून करके, अगर जीरा थोड़ा सा भून करके उसका पाउडर बना लें, थोड़ा सा काला नमक या सेंधा नमक, तो उसको मिला कर तो ये सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। और अगर हम बात करें कि गाजर, चुकंदर और पालक वगैरह की, तो इनमें विटामिन ए, आयरन बहुत होता है। और आंवले की अगर बात करें तो ये तो कहते हैं देव फल कहा जाता है। अमृत के समान है बिल्कुल। हाँ, तो इसमें विटामिन सी बहुत होता है, आयरन बहुत होता है। इसके साथ साथ अगर मिनरल्स की बात करें और दूसरे भी विटामिन की बात करें तो आंवला सेहत से पूरी तरह से भरपूर होता है। इस समय आप कच्चा आंवला भी खा सकते हैं, इसका मुरब्बा बना सकते हैं, अचार, चटनी, और इसके लच्छे भी बना सकते हैं मीठे गुड़ के साथ। और क्योंकि ये रक्त के लिए सर्वश्रेष्ठ औषधि है, खासतौर से एनीमिक जो हमारी बहनें होती हैं जिनमें रक्त की कमी होती है उनके लिए बहुत फायदेमंद है। और विटामिन सी होने से आपको सर्दी जुकाम भी कम होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ती है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। सीताफल की तासीर ठंडी मानी जाती है, इसे धूप रहते हुए खाइए, ये कैल्शियम और ऊर्जा से भरपूर होता है। जी। और खजूर में बहुत आयरन होता है, आजकल देखा जाता है कि खजूर अच्छा आता है। तो जो अलग अलग तरह के, उसमें भी अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि कुछ
तो बिल्कुल गहरे रंग के दिखते हैं और कुछ हल्के रंग के दिखते हैं, कुछ जो सूख जाते हैं उन्हें छुहारा भी बना लिया जाता है। तो आप हर तरह से जैसा भी आपको पसंद है वैसा आप खा सकते हैं। छुहारे के लिए तो भाई संगीता हम यही कहेंगे कि इसको रात में आप दूध में भिगो दें, और फिर आप उसको सुबह खा लेंगे तो वो फूल भी जाएगा और बड़े आराम से आप खाएंगे, दूध का भी स्वाद बदल जाएगा और छुहारा भी खूब मुलायम हो जाएगा। तो बेहतर है कि इन सब चीजों को आप भिगो के तब खाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, तो फिर लेकिन एक चीज और भी है कि जिनको शुगर की शिकायत है तो वो, वैसे तो इसमें आयरन बहुत होता है, कहते हैं लोग कि बड़ा खजूर जो होता है वो बड़ा अच्छा होता है, लेकिन अगर शुगर की शिकायत है तो आप उस हिसाब से देख लें। और साथ ही साथ बेर भी बहुत अच्छे इस समय आते हैं, नींबू भी है, इसमें विटामिन सी होता है। और इन चीज़ों की ये खासियत है कि जो अरुचि होती है खाने के साथ, मन नहीं होता है कभी खाने का, तो आप इन चीज़ों को खाएंगे, या जैसे कि आंवले का थोड़ा सा आपने बना लिया, अचार जैसा बना लिया या कुछ चटनी जैसी बना ली, तो वैसे ही नींबू को भी है, पुदीना भी है और धनिया भी है, तो इन्हें अगर हम खाते हैं तो ये खाने के साथ जो अपनी जो एक कहते हैं कि मन नहीं पाचन कर देते हैं और अच्छा लगता है। जी हाँ, तो ये तो हो गई बात कि अगर आपकी खाने के प्रति जो रुचि कम हो रही है उसको आप दूर करता है। पपीता पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा है, तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते ही हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, ई भी है और इसके कई फायदे हैं। पेट के लिए भी बड़ा अच्छा होता है, तो इसको खाना चाहिए। कच्ची मूंगफली की रेड्डी जी लच्छा भी बना देते हैं, जैसे लच्छे को पूरी तरह से निकाल लें, उसको छिलका ना छीलें। ये आप कच्चे पपीते की बात कर रही हो? हाँ जी, और उसमें मिर्च और राई और जीरा ये डाल करके अच्छे से उसको थोड़ा सा भून के थोड़ा सा हल्दी या नमक डाल दें तो बड़ा अच्छा सा वो रहता है। क्या बात है। तो इसको आप मूली के जैसे हम सलाद जैसा खाते हैं वैसे आप खा सकते हैं। और साथ ही साथ कच्ची मूंगफली जिसमें प्रोटीन बहुत होता है, जैसा कि आप बता रही थी, तो साथ में इसमें खनिज होते हैं, विटामिन होते हैं, और चने को तो बिल्कुल भूना नहीं जा सकता। हाँ, चना खाना चाहिए। अखरोट, काजू, बादाम, पिस्ता भी आजकल आराम से खाया जा सकता है। मौसम जो है हमारे लिए बहुत मुफीद है। इन सब के लिए अखरोट, बादाम, काजू हो चाहे पिस्ता हो, अगर आपको खाना है तो इसको भिगो दें तो ज़्यादा बेहतर है। इसका पूरा आप आनंद ले सकते हैं। चाहे आपको मुनक्का खाना हो या कुछ भी हो, इसको रात में भिगो कर ही इसका सेवन करें। सेब तो आप ताज़ा खाइए, उसको भी चाकू से काटिए मत, वैसे ही दांत से आप खाइए, आपके दांत भी मजबूत होंगे। केसर भी बहुत फायदेमंद है, गर्माहट भी देता है अंदर से और एंटीऑक्सीडेंट तो होता ही है जी। और सिंघाड़ा भी आप ले सकते हैं, इसमें फाइबर, प्रोटीन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, कॉपर, विटामिन ई और विटामिन सी बहुत भरपूर मात्रा में होता है। लेकिन इन सब को पचाने के लिए थोड़ा सा आनंददायक स्थिति भी होनी चाहिए ना संगीता? की मोहब्बत में सब कुछ भुला के कोई चीज पाई है, दिल को गंवा के। किसी की मोहब्बत में सब कुछ भुला के कोई चीज पाई है, दिल को गंवा के। किसी की मोहब्बत में सब कुछ भुला के बड़ी चोट खाई है, दुनिया लुटा के। किसी की मोहब्बत में बहारों के दिन अब होंगे नजारों की रातें, बहारों के दिन अब होंगे नजारों की रातें। कभी हम कहेंगे उनसे कुछ दिल की बातें, कभी मिलके गाएंगे तराने वफा के। किसी की मोहब्बत में सब कुछ भुला के कोई चीज पाई है, दिल को गंवा के। किसी की मोहब्बत में
सब कुछ भुला के। बड़ी चोट खाई है दुनिया लुटा के। किसी की मोहब्बत में सब कुछ भुला के कोई चीज पाई है दिल को गंवा के। तो भाई आपकी सेहत बनी रहे इसके लिए ये मौसम हाजिर है। और सब्जियों की अगर हम बात करें, फलों की बहुत बात हो गई, तो जैसे हमने कहा ना कि हरी भरी सब्जियां इस वक्त जो आ रही हैं, मेथी, सरसों, बथुआ, लाल साग है, पालक को कौन भूल सकता है ना। तो ये सारे जो साग आ रहे हैं, चने का साग आता है, तो अलग अलग तरह से खाते हैं सब लोग, लेकिन इसका सेवन भरपूर करें क्योंकि आपको भी पता है कि इसमें बहुत सारे विटामिन ए तो होता ही है, कैल्शियम होता है और मिनरल्स जो होते हैं बहुत कम मात्रा में जिन चीज़ की ज़रूरत होती है, जो भी तत्व होते हैं इसमें, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इनका सेवन ज़रूर करना चाहिए, इनको सही ढंग से खाना चाहिए। कुछ कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि जैसे अब जैसे विटामिन डी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता है। हाँ। तो उसी तरह से अपने शरीर में जिंक भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो अगर हम इस तरह की पत्तेदार सब्जियां वगैरह खाते हैं तो जिंक भी और कॉपर भी हमें मिलता है। जी हाँ। तो इन सब मिनरल्स के लिए कई बार जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो फिर दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। तो इससे अच्छा है कि जो अभी सेहत वाली चीजें आ रही हैं उन्हें खूब खा लिया जाए। संगीता, एक बात और है कि जो मौसम की चीज होती है, जैसे बेर है, इतनी सस्ती मिलती है कि शायद हम उसकी कदर नहीं करते। तो जब मौसम हो उसी समय वो फल और सब्जी खाना चाहिए। हमारा शरीर भी उसके लिए तैयार रहता है, उसको पचाने के लिए भी, और उसका भरपूर पोषण हमें मिल जाता है। तो बेहतर है कि उसका सेवन करें। और खासतौर से जैसे इस समय हरा प्याज है, टमाटर है, गोभी, हरी मटर, पत्ता गोभी, ब्रोकली, चौलाई का साग, ये सब तो है ही। इन सबको जो चीज़ हम कच्ची खा सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें टमाटर है, मूली है, चुकंदर है, इन सब का कच्चा सेवन करें। दिन में आप एक बार ज़रूर कोशिश करें कि कोई दो चीज़ आप कच्ची ज़रूर खाएं। जैसे गाजर है, खीरा है, खीरा तो गर्मी का है चलिए, लेकिन इस समय आप गाजर है, प्याज है, टमाटर है, मूली है, चुकंदर है, इन सब चीज़ों का कच्चा जो है वो ज़रूर खाएं। आप अपने भोज्य पदार्थ में ये देखें कि आपकी थाली में कुछ है कि नहीं, है ना, तो उनका सेवन ज़रूर करें। और कुछ घर तो ऐसे होते हैं जिनमें जाड़ों में तो एक से एक के बाद एक कुछ न कुछ चीजें बनती रहती हैं। और खास करके जब धूप में बैठेंगे तो पता चला कहीं भजिए बन रहे हैं, कहीं कुछ बन रहे हैं, तो वो भी हरी प्याज के और पालक के बड़े अच्छे लगते हैं। जी हाँ, तो बिल्कुल। ये भी तैयारियां बड़ी होती रहती हैं। लेकिन फल सब्जी सब बहुत अच्छे हैं। वो तभी तक अच्छे हैं जब आप उसको बहुत अच्छे ढंग से खाएं, पकाएं भी ठीक से, और उससे पहले उनके हाइजीन का पूरा ख्याल रखें, यानी स्वच्छता का ध्यान रखें। घर लाकर हमारे साथी लिख भी रहे हैं फेसबुक पर कि उनको लाकर धोएं तभी उसका सेवन करें, नहीं तो जितनी फायदेमंद हैं ये उतनी ही परेशान भी कर सकती हैं हमें। और फिर देख भी लें बहुत अच्छे से। जी हाँ। गोभी वगैरह आती है तो इनमें जो भी कीटाणु वगैरह होते हैं, थोड़ा सा अगर गर्म पानी में हल्का नमक डाल करके आप इन्हें डाल देंगे थोड़ी देर के लिए, तो ये साफ भी हो जाए। आप देखेंगे कि बिल्कुल से एकदम साफ हो जाती है। जी हाँ। तो जो भी फल या सब्जियां हैं उन्हें अलग अलग भी रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कुछ तो ऐसी होती हैं जो जल्दी खराब हो जाती हैं, तो वो खराब हो गई तो फिर दूसरी वाली सब्जियों को, फलों को वो खराब करेंगे। तो जो जल्दी खराब होने वाले हैं उन्हें पहले हटा दें और खा के, मतलब हम यही सोचते रहें कि कौन सी सब्जी जल्दी खराब होगी, कौन सी सब्जी बाद में खराब होगी। भाई अब बताओ, पोषक तत्वों की बात करें कि खाने की बात करें, सेहत की बात करें, ये विचार करना भी बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए कितने सारे विचार हैं जो हमारे मन में आते रहते हैं। हाँ बिल्कुल। बहुत सारे विचार हमारे श्रोताओं के मन में भी आ रहे हैं, तो वो भी एक के बाद एक अपने विचार जो हैं हमें प्रेषित कर रहे हैं। हम उनके विचार भी जानेंगे। फिलहाल सुनवा देते हैं एक गीत। अच्छा, तो हमारे साथी लिखकर भेज रही हैं कि मटर मेरी बहुत पसंदीदा है, जिनका सर्दियों में इंतजार रहता है। हरी मेथी का सलाद बहुत पसंद करती हैं ये। तो भाई ये सारी चीजें तो हैं ही, हम भी इंतजार करते हैं। हरी मटर का इंतजार तो सबको रहता है क्योंकि यही 2-3 महीने आती है। फिलहाल हम गीत सुनते हैं। मुक़द्दर आज़माना चाहता हूँ, मुक़द्दर आज़माना चाहता हूँ, तुम्हें
अपना बनाना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। मुझे बस प्यार का एक जाम दे दो, मैं सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ, मैं सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ। मुकद्दर आजमाना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। घड़ी भर तो मेरे नजदीक आओ, घड़ी भर को मेरे नजदीक आओ, जरा आंखों से आंखें तो मिलाओ, जरा आंखों से आंखें तो मिलाओ। मैं हाल दिल सुनाना चाहता हूँ, मैं हाल दिल सुनाना चाहता हूँ। मुकद्दर आजमाना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। बनाना है मुझे एक आशियाना, बनाना है मुझे एक आशियाना, जो तुम चाहो तो मिल जाए ठिकाना, जो तुम चाहो तो मिल जाए ठिकाना। तुम्हारे दिल में आना चाहता हूँ, तुम्हारे दिल में आना चाहता हूँ। मुकद्दर आजमाना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। हर बात पे विचार आते हैं रेणु जी। ऐसा मुकद्दर भी आजमाना हो तो भी इतने सारे विचार आ जाएंगे। देखो, अगर विचार न करे तो हमारे साथी ये कैसे लिखते हैं। इन्होंने लिखा कि आज कुछ बातें कुछ गीत में आपने गाना सुनाया, छोड़कर तेरे प्यार का दामन बता दे हम किधर जाएं, और अब सखी सहेली में ये गीत सुनाया, तुम्हें पाके हमने पा लिया है जमी तो जमी आसमां पा लिया है। तो इसका जवाब हम यही दे रहे हैं कि हमें कितना प्यार है विविध भारती से, अपने ही दिल से पूछो, ये हमारे विचारों का बक्सा है। क्या बात है, ये गाना तो फिर छोड़ दिया। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने लिखी है कि आपके विचारों का बक्सा है, और हम भी बहुत विचार करके ही विषयों का चयन करते हैं, और आपके पास जब आते हैं तो बहुत विचार करते हैं कि क्या बेहतर से बेहतरीन हम ला सकते हैं आपके लिए, है ना? हाँ, संगीता जी, बिल्कुल। और हमारे श्रोता भी सोचते यही होंगे कि आज क्या हो सकता है, आज क्या हो सकता है, और वो भी शायद मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी तलाश करते रहते हैं। क्योंकि विचारों का सीधा प्रभाव हमारे व्यक्तित्व, जीवन के निर्माण और ऊर्जा पर पड़ता है। सकारात्मक ऊर्जा के प्रबल होने से हम किसी भी कार्य को पूरी लगन और तन्मयता के साथ कर पाते हैं, और इसके विपरीत नकारात्मक ऊर्जा हमारे विवेक को कमजोर कर देती है। इससे हमारे निर्णय लेने की शक्ति प्रभावित होती है। संगीता, इतनी से ऐसे मत देखो, ये हमने नहीं कहा है, ये हमारे साथी ने लिखकर भेजा है। और बहुत अच्छी बात आपने कही है जी। तो ये तो है ही है कि जो अपने मन में विचार आते रहते हैं हमेशा। खासकर देखिए, जब हम सोने जाते हैं तो उस वक्त कितने सारे विचार आते हैं, या ये कह सकते हैं कि पूरा दिन जो हमने किया उस पर भी एक बार एक नजर जाती है। क्या आपको पता है कि एक सेकंड में 100 से भी ज्यादा विचार आते हैं हमारे दिमाग में? कितना बोझ लेकर हम घूमते हैं, ये लहरों की तरह आते हैं। बक्सा छोटा पड़ जाए। नहीं, बक्सा तो हमने बहुत बड़ा बना लिया है, क्योंकि ये तो खुद लहरों की तरह आते हैं और लहरों की तरह जाते हैं। इनमें सकारात्मक विचार भी होते हैं, नकारात्मक भी होते हैं ना जी। और अपने विचारों को अक्सर हमने दायरों में कैद किया है, तो दायरों के अंदर विचारों को कैद न किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। नियंत्रित हमें जरूर करना चाहिए विचारों को, लेकिन उन्मुक्त विचार भी होने चाहिए। इससे क्रियाशीलता जो होती है, जो सृजनात्मक एक शक्ति होती है, जो हमारे अंदर जो एक सृजन करने की शक्ति होती है,
उसको प्रभाव उस पर पड़ता है। जी हाँ, क्योंकि विचार तो हम अपने एक बना लेते हैं कि हाँ हम ये बेहतर है, ये नहीं बेहतर है, या ये अच्छा, ये खराब है, लेकिन फिर भी एक चीज़ में हमें बिल्कुल पकड़ नहीं लेना चाहिए, या कहीं पर भी उसमें ठोस चीज़ नहीं आनी चाहिए, यानी कि अपने विचारों की खिड़कियां खोल के रखनी चाहिए, या यूँ कहना चाहिए रोशनदान खुले रखने चाहिए, ताकि और लोगों के विचारों को भी आपको समझना चाहिए। उसके लिए आप अपना दिल दिमाग खोल कर रखें। और क्योंकि जब आप बहुत ऐसे ज़िद पर आ जाते हैं, एकदम फिक्स हो जाते हैं, तो यही सुनने को मिलता है कि इसको दादी दादा के लाड़ प्यार ने बिगाड़ रखा है। लेकिन भाई ये जो उल्हाने जो है ना नहीं मिलने चाहिए। वैसे तो ये देखा जाए तो अब चूंकि परिवार एकाकी हो गया है तो इस तरीके के उल्हाने अब मिलते नहीं हैं, लेकिन फिर भी दादा दादी तो बिल्कुल आराम से फिर आजकल रहते हैं जी, तो उन्हें बिल्कुल ये उल्हाने मिलते ही नहीं है। और एक जमाना देखिए ऐसा था कि जो बचपन था वो बड़ा ही खुश मिजाज कह सकते हैं कि था, कि जब खुशी से हम हंसते भी थे, और अगर कोई गड़बड़ी हो गई, कोई बात हो गई, तो भाई डांट फटकार जो पड़ेगी उसमें थोड़े से प्यार की भी गुंजाइश होती थी। तो इससे जब हम मतलब कहने का कि जब हमें कुछ एक बातें अच्छी भी लगे, कुछ एक बात बुरी भी लगे, लेकिन दोनों में किस तरह से हम अपने तालमेल को बिठाते थे, और उसके बाद एक सोचते थे हाँ चलो भाई हो गई, बात हो गई। तो हम अपने बुजुर्ग, अपने बच्चों और इन्हीं सब मुस्कान पे ही अपना सब कुछ न्योछावर कर देना ही हमें लगता बेहतर है। ज़्यादा विचार में ना उलझें, बल्कि जो वर्तमान में जो हो रहा है, सामने आपके सुंदर दृश्य दिख रहा है, उसका आनंद लें। प्रकृति की तरह ही जैसे देखभाल हो तो स्वाभाविक है। मस्तिष्क में बहुत सकारात्मक विचार, पहले जाहिर है कि जब उलझन कम होती है तो जाहिर है कि आप उलझनें जब कम होती हैं तो आप सकारात्मक सोच रखते हैं, आपके विचार वैसे ही होते हैं। तो कोशिश करें कि आप खुश रहें, और इस तरह से जब खुशमिजाज रहेंगे आप तो चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, मस्तिष्क पर दबाव नहीं होगा। और नकारात्मक विचार जब आते हैं तो जाहिर है कि हम कहीं ना कहीं तनाव में आते हैं और दबाव में आ जाते हैं ना। जी बिल्कुल। और फिर उससे ये होता है कि जो हमारे अंदर विचार पनपने की जो एक शक्ति होती है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है, यानी सृजनात्मकता जो होती है, कल्पनाशीलता हमारी समाप्त हो जाती है। जब हम उससे पार पाने की कोशिश करेंगे, जब आगे जाने की कोशिश करेंगे, तभी ये हो सकता है कि भाई हम कुछ अच्छा सोच सकें, कुछ अच्छा कर सकें। और नहीं तो फिर नकारात्मक विचारों में अगर फंस के रह जाएंगे तो फिर गुंजाइश जरा कम होती है। तो इसके लिए खुश रहने के लिए जब बात आती है तो कुछ अच्छी कहानियां पढ़ें, कुछ अच्छे गीत सुने। तो एक गीत सुन लेते हैं और इस पर बातचीत जारी रखते हैं। जी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए। कदम चूम लूं या के आंखें बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी समझ में ना आए। बहुत शुक्रिया। करूं पेश तुमको नजराना दिल का, नजराना दिल का, कि बन जाए कोई अफसाना दिल का। खुदा जाने ऐसी सुहानी घड़ी, खुदा जाने ऐसी सुहानी घड़ी मेरी जिंदगी में पलट के ना आए। बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए, कदम चूम लूं या के आंखें बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी समझ में ना आए, बहुत शुक्रिया। तो भाई विचार तो आएंगे, बिल्कुल आएंगे, जैसा हमने कहा 1 सेकंड में 100 से भी ज़्यादा आते हैं। अब उनको दिशा देना हमारा काम है कि हम किस तरीके के विचारों में आते हैं। अगर आपको बहुत उलझन हो रही है तो आप सोचें कि ये विचार कोई मायने नहीं रखते हैं, आपकी तरह ये बादलों की तरह आएंगे और चले जाएंगे। तो आप आनंद में रहें, तटस्थ भाव से रहें, क्योंकि जैसे कुछ चीज़ें हैं, अब हम बहुत सारी चीज़ों में बहुत तर्क वितर्क कुतर्क भी करते हैं। अब मास्क पहनना है, दूरी बना कर रखनी है, तो इसमें ज़्यादा आप विचार ना करें, बल्कि इसका जैसे जो कहा जा रहा है, जो भी शासन प्रशासन कह रहा है, उसका अनुकरण कर लेना चाहिए। संगीता, क्यों गलत कह रहे हैं? कई बार ऐसा होता है कि हम जहाँ नहीं सोचना है वहाँ ना सोचे, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए तो बहुत अच्छा है। और इस समय जो खास तौर से जो हम वर्ष 2 वर्ष से जो भी हम इसका अनुकरण कर रहे हैं, यानी कि जैसे आप कहीं से बाहर से आते हैं तो 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोते हैं, चीज़ों को बाहर रखते हैं, साफ सफाई करते हैं, उन सब का पूरा ख्याल रखें। अभी भी कोशिश करें कि भीड़ भाड़ की जगहों में ना निकलें, है ना जी। और विचारों से जब विचारों से ही कहते हैं कि विचार आते हैं, तो सिर्फ अपने ही विचार नहीं, औरों के विचार भी जब सुनेंगे तो फिर अपने अंदर भी नए नए विचार आएंगे। बिल्कुल विचार आएंगे, लेकिन फिलहाल जो समय है उसके लिए तो संगीता फिर हम कहना चाहते हैं कि कोई भी सार्वजनिक स्थान पर या जैसे कि कोई भी एक तो आयोजन खुद ना करें, और कहीं हो रहा है तो आप ना जाएं, क्योंकि आपकी सेहत बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों के लिए जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि इसमें ज़्यादा विचार ही ना करें, बल्कि जो भी शासन प्रशासन हमें कोई भी दिशा निर्देश दे रहे हैं, उसका हम अगर आंख बंद करके पालन कर लें तो क्या गड़बड़ है, ये बताओ। बिल्कुल, ठंड का मौसम भी है, अच्छे अच्छे फल खाएं और थोड़ा सा योग घर में रहें, व्यायाम करें, घर में रहें और अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें, क्योंकि पूरी तरह से कोरोना गया नहीं है, और थोड़े दिन अगर चला भी गया है, अगर हम थोड़े से सावधानी बरत लेंगे तो हमें लगता है ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल अच्छा रहेगा, सावधानी पहले बरत ली जाए तो बहुत ही अच्छा है, इससे पहले कि कोई और बात ना हो जाए। जी, तो अब सखी सहेली कार्यक्रम से लेते हैं इजाजत। सभी सखियों को, सभी श्रोताओं को संगीता श्रीवास्तव और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली।